सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स में सेक्शन डी के अंतर्गत चैप्टर 4 को शुरू करेंगे, जो कि झारखंड में भूमि, वन और पर्यावरण मुद्दे से संबंधित रहने वाला है। तो इसमें पहला टॉपिक है हम लोग का भूमि सुधार और कृषक संबंध। तो इसमें क्या है कि जैसे कि झारखंड में प्राचीन समय की बात किया जाए, यानी कि अतीत का बात किया जाए, तो झारखंड में जो भूमि होता था वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता था, यानी कि यहाँ पे निजी संपत्ति का कोई कंसेप्ट नहीं था और ज़मीन पर पूरे समुदाय का ही स्वामित्व होता था। लेकिन फिर आता है हम लोग का 1793 के समय। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया जाता है और इसी समय क्या हो जाता है, जमींदारी व्यवस्था लागू हो गया। मतलब क्या हो गया, ऊपर में सबसे पहले अंग्रेज होते थे, इसके बाद जमींदार हो गए और इसके बाद हो गए यहाँ के रहने वाले किसान। तो अंग्रेज डायरेक्ट किसान से कर वसूलते नहीं थे, बल्कि वे क्या करते थे, अपने अंडर जो जमींदार रखे इनके माध्यम से कर वसूली करते थे। तो ये जमींदार जो थे ये अपना मनमाने तरीके से मुख्य रूप से किसान से कर वसूलते थे, जो कि किसानों के लिए बोझ होते रहता था, बोझ बनते रहता था। और अगर ये किसान जो है ये जमींदार को अगर कर नहीं दे पाए, टैक्स नहीं दे पाए, तो ऐसी स्थिति में इनका जो ज़मीन होता था वे ये जमींदार लोग हड़प लेते थे। परिणाम होने लगा था कि जनजातियों के पास मुख्य रूप से जो उनका ज़मीन रहता था वो भी अब छीनने लगा था। तो ऐसी स्थिति में 1908 के समय में सीएनटी एक्ट लाया गया था, जिसके बारे में प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए पढ़ना है, इसकी क्लासेस भी आएगी। और फिर 1949 में एसपीटी एक्ट लाया गया था, ताकि यहाँ के जो जनजाति है उनको शोषण से बचाया जा सके। तो अतीत में झारखंड में भूमि पर संपूर्ण समुदाय का स्वामित्व होता था। भूमि की निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी। फिर आता है 1793 में भू राजस्व की वसूली के लिए अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था लागू हुई। फलस्वरूप जनजातियों का शोषण प्रारंभ हो गया। अतः जनजातियों की भूमि के संरक्षण के लिए 1960 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और 1949 में संथाल परगना भूधारण अधिनियम लाया गया। अब झारखंड में अधिकांश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या तो सीमांत एवं मार्जिनल एवं लघु किसान है अथवा भूमिहीन श्रमिक है। यानी कि यहाँ के जो भी किसान हैं, जो भी अनुसूचित जाति के हैं या फिर जनजाति के हैं, वे या तो सीमांत किसान हैं, मतलब कि उनके पास 1 हेक्टेयर तक का ज़मीन होगा, उसी में वे मुख्य रूप से खेती करते हैं, या तो वे लघु किसान हैं या फिर किसानों के पास ज़मीन ही नहीं है। तो अनेक जनजातीय परिवारों के पास थोड़ा बहुत ही ज़मीन है और उनकी तुलना में अनुसूचित जाति परिवार पूर्ण रूप से भूमिहीन है। यानी कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है या तो उनके पास ज़मीन ही नहीं है। अर्थात राज्य में अन्यायोचित कृषक संबंध विद्यमान है। कृषक संबंध मतलब क्या हो गया कि भूस्वामी हो गया, किराएदार हो गए या फिर मजदूर हो गए और सरकार हो गए, तो इनके बीच में जो भी संबंध होते हैं तो वही उन्हीं को हम लोग सामान्य रूप से कृषक संबंध के अंतर्गत जानते हैं। तो झारखंड में ये काफ़ी ख़राब स्थिति में था, क्योंकि भूस्वामी के पास या फिर ज़मींदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन आने लगा था और जो कायदे से यहाँ के जो ओरिजिनल व्यक्ति थे, यहाँ के जो निवासी थे, उनके पास ज़मीन की कमी होने लगी थी। अधिकांश भूमि जो था वो उच्च जातियों एवं ओबीसी के पास है और राज्य में अन्यायोचित कृषक संबंध के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। जैसे कि भूमि का असमान वितरण, यानी कि कुछ व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो कुछ व्यक्ति के पास ज़मीन ही नहीं है। गरीबी झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है। निम्न कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता, तो झारखंड में यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उर्वरक नहीं है। परिणाम क्या होता है कि उत्पादन में भी कमी देखने को मिलता है और उसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में भी कमी आता है। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है उत्पादन और एक है उत्पादकता। इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का 2 डिसमिल ज़मीन है और इस 2 डिसमिल ज़मीन में हम लोग का 20 kg चावल की खेती हुई है। तो ये जो 20 kg है ये हम लोग का उत्पादन कहलाएगा। लेकिन जब हम इस 20 kg को, जितना ज़मीन का हिस्सा है 2 डिसमिल, तो 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो 10 होगा ये हम लोग का उत्पादकता को बताएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर उत्पादन में कमी होता है तो उत्पादकता में भी कमी होगा, क्योंकि अगर उत्पादन हम लोग का 40 kg होता तो 40/2 करते हम लोग तो कितना आ जाता, उत्पादकता 20 आ जाता। तो झारखंड में निम्न कृषि उत्पादन भी है और परिणामस्वरूप उत्पादकता में भी कमी देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों का बाहरी लोगों द्वारा शोषण एवं अत्याचार। अब यहाँ के जो लोग होते हैं इनका मुख्य रूप से बाहरी लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है या फिर उनके साथ अत्याचार होता है। कायदे से हालात ऐसा हो गए कि जो झारखंड के वास्तविक निवासी हैं उनके मन में एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी इतना शोषण ही हुआ है कि वे चाह के भी इतने डरे हुए हैं कि अपने से ऊंचे वर्ग के लोगों के सामने भी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते हैं, जो कि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी बुरा संकेतक है। फिर बाहरी लोगों के द्वारा राज्य के स्थानीय लोगों की भूमि का अवैध हस्तांतरण, यानी कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके ज़मीनों का यहाँ के बाहर के लोगों के द्वारा हड़प लिया जा रहा है। फिर भूमि कानून एवं भूमि अधिकार के प्रति जागरूकता का अभाव।
अब यहाँ का जो भूमि कानून है या फिर भूमि अधिकार के प्रति जो उनके कायदे से जागरूकता होना चाहिए था, वो भी यहाँ के लोगों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पे शिक्षा का भी कमी देखने को मिलता है। और अगर शिक्षा नहीं है तो जागरूकता का कमी होना ही है। शिक्षा नहीं है तो भूमि कानून अगर है भी तो वो एक कायदे से खुद से उसको समझ नहीं पाते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि उनके भूमि को बाहर के लोग आकर हड़पना शुरू कर देते हैं। मद्यपान झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके बिना यहाँ के लोग का जीवन पार ही नहीं होता है। और मद्यपान के बाद लोगों का बहुत तरीके से गैरकानूनी तरीके से उनके ज़मीन को अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करा लिया जाता है। इससे भी बहुत सारे समस्याएं लोकल में देखने को मिलता है। फिर भूमि सुधार कानून एवं कार्यक्रमों का उचित ढंग से क्रियान्वयन न होना। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं झारखंड में, जिसकी वजह से यहाँ के जो भी किसान है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके पास जो भी ज़मीन है या तो वे बिक चुके हैं या फिर उनका मालिकाना हक धीरे धीरे खो रहा है। अब है राज्य में भूमि सुधार कानून और इससे संबंधित कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। भूमि हदबंदी कानून 1961 में अस्तित्व में आने के बावजूद पलामू, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, चतरा जैसे जिलों में भूमि का संकेंद्रण अधिक है। तो क्या हो गया कि जो भी भूमि सुधार कानून है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया झारखंड में। उसके बाद 1961 में भूमि हदबंदी कानून आया। तो भूमि हदबंदी में क्या होता है कि ज़मीन का अधिकतम सीमा तय किया जाता है कि आप इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद भी पलामू हो गया हम लोग का, गढ़वा हो गया, गुमला हो गया और हजारीबाग, चतरा जैसे ज़िले में भूमि जो है वो कुछ ही व्यक्ति के पास या फिर कुछ ही समुदाय के लोगों के पास अधिक मात्रा में रह गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो हदबंदी कानून है वो भी झारखंड में सही तरीके से लागू नहीं हुआ। भूमिहीनों के बीच सरकार के द्वारा भूमि का सही वितरण नहीं हो पाया। सरकार विकास की परियोजनाओं के लिए गैर मजरवा आम भूमि और अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों के बीच वितरण के बजाय स्वयं का भूमि बैंक बनाना चाहती है। और क्या है कि जो भूमिहीन किसान है उनको भी सरकार के द्वारा जो भी योजना है या फिर जो भी कानून है उनके माध्यम से उनको ज़मीन नहीं मिल पाया। इसके अलावा सरकार की जो भी विकास के लिए परियोजनाएं होती हैं उनके लिए गैर मंजरवा आम, यानी कि जिसको हम लोग जीएम लैंड बोलते हैं। तो ये क्या है, जीएम आम भूमि है। दो प्रकार का भूमि होता है, एक जीएम आम यानी कि गैर मंजरवा आम और एक होता है गैर मंजरवा खास होता है। तो गैर मंजरवा आम में क्या होता है कि इस खेती नहीं होता है और गांव के खतियान में उसको रास्ता के रूप में दिखाया जाता गया हो या फिर पूजा स्थल के रूप में दिखाया गया है, तालाब के रूप में, या फिर हो गया हम लोग का जानवरों को या फिर उनके आराम करने के स्थल के रूप में दिखाया गया है। यानी कि बोल सकते हैं कि हम लोग जो जीएम आम जमीन होगा उस पर पूरे गाँव का अधिकार होगा। और एक होता है जीएम खास होता है। तो ये क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से जो ज़मींदार होते हैं उनका ज़मीन पर हक होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग CNT में पढ़ेंगे। तो जो गैर मंजूरा भूमि हो गया या फिर अतिरिक्त भूमि जो है उसको कायदे से सरकार को भूमिहीन किसान के बीच में दे देना चाहिए था, लेकिन वे उनको भूमिहीन किसान को देने के बजाय भूमि बैंक बनाना चाहती है। अब आगे पुराने कृषक संबंधों में परिवर्तन के लिए देश और राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। तो क्या क्या है, तो कृषक संबंधों की पुनर्संरचना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, फिर है कि भूमि संबंधों में अत्याचार का उन्मूलन और भूमि के जोतकर को ही भूमि का स्वामित्व प्रदान करना, यानी कि कायदे से जो व्यक्ति भूमि पर खेती कर रहा है उसी को जमीन का मालिक बनाना। फिर है ग्रामीण निर्धनों के भूमि आधार को बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। तो भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से ये सारे कार्य किए जाने थे। अब भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पुरानी सामंती सामाजिक आर्थिक संरचना को समाप्त कर ग्रामीण समाज में कृषि का आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। साथ ही निर्धन किसानों और भूमिहीन कृषक श्रमिकों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाना है। भूमि सुधार कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति को ऊपर उठाने में सहायक है। यानी कि भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि का आधुनिकीकरण करना था, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है। साथ ही साथ जो निर्धन किसान है या फिर वैसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है तो उनको आर्थिक विकास के मुख्य धारा में लाना है। इसके साथ ही साथ जो कमज़ोर वर्ग है उनकी स्थिति को भी ऊपर उठाने में सहायता करना है। अब भारत और पूरे राज्य में भूमि सुधार की दिशा में 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि हदबंदी, भूमि चकबंदी, जिससे अनेक उपाय प्रारंभ किए गए। यानी कि जमींदारी प्रथा जो कि
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के बाद आया था, तो उसको ख़त्म करना था। भूमि हदबंदी यानी कि आप कितना हद तक एक ज़मीन रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा ज़मीन आप ही के पास हो। और भूमि चकबंदी, चकबंदी में क्या हो गया कि आपके पास थोड़ा ज़मीन यहाँ पे है, 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 यानी कि अलग अलग जगह पे आपके पास बहुत सारे ज़मीन है और अलग अलग जगह में ज़मीन का मूल्य भी अलग अलग होगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो ज़मीन है वो उपजाऊ है और यहाँ पे जो है वो आपका ज़मीन बंजर है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, आपका सभी ज़मीनों का मूल्य तय किया जाएगा, सबका मौद्रिक मूल्य निकाला जाएगा कि इन सभी हिस्सा का कितना होता है और उसके आधार पर आपको एक जगह पे ज़मीन दिया जाएगा। तो इससे बेनिफिट आपका भी होगा। तो यही है हम लोग का चकबंदी कानून है। तो ये सारे उपाय मुख्य रूप से 1950 के दशक में शुरू किया गया था, ताकि भूमि सुधार में भूमि संबंधी जो भी समस्या है उनमें सुधार किया जा सके। झारखंड राज्य के निर्माण के बहुत पहले ही जमींदारों और अन्य बिचौलियों का उन्मूलन कर दिया गया। तो चूँकि झारखंड का निर्माण ही कब हुआ, 2000 में हुआ, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। तो इससे पहले ही जमींदारी व्यवस्था हो गया या फिर जो भी अन्य बिचौली होते थे उन सभी को ख़त्म कर दिया गया और सभी खेतिहर अब सीधे राज्य के संपर्क में आ गए। और इसके अलावा हज़ारों एकड़ प्रति ज़मीन और अन्य ज़मीन राज्य में निहित कर दिए गए। यानी कि बहुत ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि ज़मींदार के पास हुआ करता था, तो ऐसी स्थिति में उनके अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया गया और वो उन ज़मीनों को मुख्य रूप से जो कि बहुत सारे प्रति ज़मीन भी होते थे वे हो गए या फिर अन्य ज़मीन मुख्य रूप से सरकार के अधीन कर दिया गया, जिससे कि अधिकांश भूमि का भूमिहीन एवं सीमांत किसानों के पीछे वितरण किया गया। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद से ही भूमि सुधार कानून भारत में लागू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, भूमि चकबंदी कानून लाया गया, हदबंदी कानून लाया गया और इसके बाद जमींदारी उन्मूलन हो गया। और उसके बाद क्या हो गया कि जितने भी ज़मीन थे वे मुख्य रूप से सरकार के अधीन हो गए और सरकार उन ज़मीनों को जो भूमिहीन किसान होते थे या फिर सीमांत किसान थे उनको उनके बीच में वितरित कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड के किसानों की स्थिति सुधरी नहीं है, यानी कि अभी भी यह पर्याप्त नहीं है। अब भूमि सुधार की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या प्रयास है उसको देखते हैं। तो पहला, भूमि दान, भूमि का वितरण। तो इसमें क्या है कि झारखंड में 22 फरवरी 2002 को बिहार भूमि दान यज्ञ कानून 1954 अपनाया गया और भूमि दान भूमि का SC, ST और पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के बीच वितरण किया जाना है। फिर है सरकारी भूमि का वितरण। तो सरकारी भूमि का वितरण झारखंड में भूमि सुधार की एक प्रमुख रणनीति है। केंद्र सरकार की भी यह रणनीति है कि राज्य सरकार की बेकार भूमि का पात्र ग्रामीण लोगों के बीच वितरण किया जाना चाहिए और राज्य में ST, SC एवं OBC के बीच ऐसी भूमि को बंदोबस्त करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि इसमें क्या हो गया कि राज्य सरकार की वैसी भूमि जो कि बेकार पड़ी है, तो ऐसी स्थिति में जो पात्र व्यक्ति होंगे जो ST, SC या फिर OBC समुदाय के होंगे तो उनके बीच में उन जमीन को बांट दिया जाएगा। तो हम लोग को ये जो टॉपिक था कि भूमि सुधार और कृषक संबंध, तो इस पर मुख्य रूप से हम लोग को ये सारे चीज़ पढ़ने थे और ये इजी है। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब आगे आता हम लोग का जनजातीय भूमि आता है। तो इसमें क्या है इसको देखते हैं। तो झारखंड में भूमि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, क्योंकि झारखंड जनजातीय बहुल राज्य ही है और ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों का जो आजीविका होता है वो मुख्य रूप से कृषि कार्य में निर्भर होता है, जिसकी वजह से जनजातियों के लिए ज़मीन जो होता है वो इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन जाता है। प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भूमि ही आजीविका का मुख्य साधन है। गैर जनजातियों के द्वारा जनजातीय भूमि का अवैध हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप झारखंड के जनजातियों में भूमि अलगाव की समस्या उत्पन्न हुई। तो हम लोग ऊपर देखे भी थे कि बहुत सारे बाहरी लोगों के द्वारा झारखंड के जो वास्तविक निवासी हैं इनके ज़मीनों को हड़प लिया जा रहा है। परिणाम क्या हो गया कि उनके पास ही यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके पास ही ज़मीन नहीं रह जाती। तो जो गैर जनजाति हैं उनके द्वारा जनजातीय भूमि का अवैध रूप से हस्तांतरण किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड में भूमि संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। यहाँ की जनजातियाँ भूमिहीन श्रमिक के रूप में परिवर्तित हो गई है। यानी कि हालात ऐसा हो गए हैं कि यहाँ के जो वास्तविक निवासी हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, यानी कि वे भूमिहीन हो गए हैं। लेकिन वे क्या करते हैं, दूसरे के पास यानी कि अस्थायी तरीके से मजदूरी करते हैं और दूसरे लोगों के खेतों में काम करके पैसा कमाते हैं। और दिन ब दिन क्या हो रहा है कि भारत में भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्योग एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना ने जनजातीय लोगों के बीच भूमि अलगाव की गति को तीव्र कर दिया है। यानी कि
मुख्य रूप से झारखंड में बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं या फिर बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का स्थापना किया गया है। परिणाम क्या हो गया कि ऐसी स्थिति में इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए या फिर उद्योगों को स्थापित करने के लिए जनजातीय लोगों की भूमि को लिया गया है। जहाँ एक और विकासात्मक क्रियाकलापों ने जनजातियों को अपनी स्वयं की भूमि से विस्थापित कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इन्हें भूमि का उचित मुआवजा भी नहीं मिल सका। यानी कि कायदे से जो ज़मीन उनका था वहाँ पर बहुत सारे परियोजना के माध्यम से फिर उद्योग स्थापित करने के माध्यम से उनकी ज़मीन को ले लिया गया है। और दूसरा तरफ क्या हो गया कि इनको या तो मुआवजा नहीं मिला या तो इनको जो विस्थापित किया गया था उसके बदले विस्थापन का उनको लाभ भी नहीं मिल पाया। और अपनी स्वयं की भूमि के स्वामित्व से वंचित हो जाना ही भूमि अलगाव है। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो अपना भूमि था अब वह भूमि भी उनके पास नहीं रहा, तो वही स्थिति भूमि अलगाव की कहलाती है। झारखंड में जनजातीय भूमि अलगाव राज्य की एक गंभीर समस्या है। अब जनजातीय भूमि अलगाव झारखंड में कोई नई परिघटना नहीं है। भूमि अलगाव के कारण ही राज्य में समय समय पर अनेक विद्रोह हुए हैं। इन विद्रोह के परिणाम स्वरूप जनजातीय भूमि के संरक्षण के लिए 1837 में विल्किंसन नियमावली, 1960 में सेंटी एक्ट, 1949 में एसपीटी एक्ट जैसे कानून लाए गए। तो झारखंड में हमेशा ज़मीन को लेकर वहाँ के जो मूल निवासी है उनको विस्थापित किया गया, उनका लाभ उनको नहीं मिल पाया। परिणाम स्वरूप समय समय पर जहाँ पर ज़मीन के लिए बहुत सारे विद्रोह भी देखने को मिलते हैं। इसके लिए 1837 में विल्किंसन कानून लाया गया था, 1960 में सेंटी एक्ट लागू किया गया, 1949 में एसपीटी एक्ट लागू किया गया ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। इन कानून का मुख्य उद्देश्य जनजातीय भूमि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना है। 1969 में बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन कानून लागू किया गया, जिसके द्वारा जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाया गया। यानी कि मुख्य रूप से जो जनजातीय लोगों की ज़मीन होती है उसमें ही जो भी सरकार के द्वारा योजना आ रहा है या फिर सरकार के द्वारा जो भी उद्योग लगाया जा रहा है इन्हीं की भूमि पर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 1969 में बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन कानून लागू किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि जो जनजातीय लोग हैं उनकी भूमि का अवैध तरीके से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। और अगर अवैध तरीके से हस्तांतरित जनजातीय भूमि को वापस करने का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश निहित स्वार्थ की वजह से यह सभी कानून अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति का उनका खुद का स्वार्थ की वजह से ये सभी कानून उतने अच्छे तरीके से झारखंड में लागू नहीं हो पाया और जनजातीय लोगों की भूमि का गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरण होते रहा और अभी वर्तमान में भी ये जारी है। राज्य सरकार की नीति जनजातीय भूमि का जनजातियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना है और जनजातियों को उनकी भूमि को वापस करवाना है। यहाँ पे गैर जनजाति, तो झारखंड सरकार की नीति जो है वो मुख्य रूप से जो जनजातीय भूमि है उसको गैर जनजातीय लोगों के पास हस्तांतरण से रोक लगाना है, प्लस जो जनजातीय लोगों की भूमि है उनकी ज़मीन को उनको वापस दिलवाना है। इसी दिशा में 1969 में सेंटी एक्ट में संशोधन करके इसमें धारा 71A और 71B को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत धारा 46 या सेंटी एक्ट के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर जनजातीय भूमि का गैर जनजातियों को अवैध हस्तांतरण की स्थिति में उपायुक्त को जनजातीय स्वामित्व को पुनः स्थापित करवाना है। तो ध्यान रहे कि 1969 में सेंटी एक्ट में संशोधन किया गया और इसमें सेक्शन 71A और 71B को ऐड किया गया। तो 71A में क्या है कि यदि डीसी को यानी कि उपायुक्त को अगर सूचना प्राप्त होता है कि किसी आदिवासी या फिर भूइंहर या फिर मुंडारी खुनकटीदार, ये सारा चीज़ जब सेंटी एक्ट होगा तो वहाँ पे क्लियर किया जाएगा कि भूइंहर क्या है, मुंडारी खुनकटीदार क्या है। तो यानी कि अगर डीसी को ये सूचना प्राप्त होता है कि आदिवासी भूइंहर या फिर मुंडारी खुनकटीदार के ज़मीन का गलत तरीके से अंतरण हुआ है तो वह स्वतः संज्ञान के माध्यम से कार्रवाई कर सकते हैं और जिसने इनके ज़मीन को यानी कि जो अनुसूचित जाति है उनके ज़मीन को लिया है, आदिवासी की ज़मीन को जो लिया है तो फिर उसे खाली करने के लिए भी आदेश दे सकता है। इसके अलावा और भी आर्टिकल सेक्शन 71A में प्रावधान किया गया तो उसको हम लोग सेंटी में पढ़ेंगे। और 71 का बी में कि अगर गलत तरीके से ज़मीन का अंतरण किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो ज़मीन को लेने वाला व्यक्ति होगा उसको 3 साल की कारावास की सज़ा हो सकती है या फिर 1000 रुपया दंड के रूप में देना होगा या फिर उनको 3 साल के कारावास और 1000 दोनों हो सकता है। तो यही हम लोग का 1969 में संशोधन करके धारा 71A और 71B को ऐड किया गया था, जो कि आदिवासियों के ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरण पर रोक लगाती है। अब 2004-05 में जनजातीय भूमि अलगाव से संबंधित 4000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 3464.75 एकड़ है और इनमें से 445 मामलों को जनजातियों के पक्ष में निष्पादन
किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 एकड़ है। यानी कि 4000 से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिसको गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है, और उनका एरिया अगर निकाला जाए तो वो लगभग हम लोग का 3500 के आसपास आ जाता है। और इन 4000 में से 445 मामला जो था वो जनजातियों के पक्ष में था, जिसका कुल एरिया 450 एकड़ है। अब आगे हम लोग का रांची सहित अन्य जिलों में जनजातियों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधी अनेक मामला लंबित है। यानी कि बहुत सारे और भी ऐसे मामले हैं जो कि अभी तक लंबित हैं। सच्चाई यह है कि भारी संख्या में जनजातीय भूमि अलगाव से संबंधित मामला सरकारी संख्या में आते ही नहीं है। अतः आवश्यक यह है कि राज्य में एक ऐसी मशीनरी का गठन हो जाए जो स्वयं जनजातीय भूमि अलगाव के मामले को चिन्हित करे। यानी कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि लंबित हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करा जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक मशीनरी गठन करने का आवश्यकता है जो कि जनजातीय भूमि का अलगाव अगर हो रहा है गैर कानूनी तरीके से, तो उन मामलों को खुद से वे चिन्हित करके उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। मजबूत संरचनात्मक कानून के बावजूद राज्य में अवैध जनजातीय भूमि हस्तांतरण व्यापक रूप से मौजूद है। यानी कि CNT SPT लागू होने के बावजूद भी वर्तमान समय में CNT जमीन को गैर कानूनी तरीके से या फिर SPT जमीन को गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरण किया जा रहा है। जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण को CNT एक्ट के क्षतिपूर्ति प्रावधान के द्वारा वैधता प्रदान की जाती है, और हाल में सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोड को भंग कर दिया है। अर्थात अब क्षतिपूर्ति के माध्यम से गैर जनजातीय भूमि के द्वारा जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को वैध नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या कि पहले क्या था कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 में प्रावधान था क्या कि इस कानून के आने से पहले, यानी कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 के आने से पहले यदि ज़मीन पर भवन का निर्माण किया गया है तो DC उस पर उचित कार्रवाई करेगा। यानी कि जो यहाँ के आदिवासी उनके ज़मीन पर अगर भवन का निर्माण कर दिया गया है तो DC उचित कार्रवाई करेगा। और यदि जो गैर ST या फिर SC जो कि आदिवासी ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से लेकर उस पर भवन का निर्माण कराए हैं, तो वे व्यक्ति अगर ST लोगों को अगर क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो DC उस ज़मीन को गैर ST के नाम में कर सकते थे। ये था पहले का कानून। लेकिन रघुवर दास की सरकार आई और उन्होंने जो क्षतिपूर्ति के आधार पर ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा था पहले, यानी कि जो कायदे से ST का ज़मीन था इसको गैर कानूनी तरीके से कोई अन्य ST वाले यानी कि गैर ST व्यक्ति ले लिए हैं, तो वे क्षतिपूर्ति देकर ये ज़मीन को अपने नाम पे करवा लेते थे। लेकिन रघुवर दास की सरकार ने इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि क्षतिपूर्ति के आधार पर ज़मीन के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। अब है हम लोग का जनजातीय भूमि अलगाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो ये जो बताएं अभी क्षतिपूर्ति वाला, तो ये भी हम लोग का आर्टिकल 71A के अंतर्गत ही आता है। अब है जनजातीय भूमि अलगाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो क्या है जनजातीय भूमि अपने ज़मीन को खो रहे हैं, उनके पीछे का वजह तो यहाँ पे अत्यधिक निर्धनता है। निर्धनता है तो परिणाम क्या है, तो वे अपने ज़मीन को बेच देते हैं या फिर दे देते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ राशि मिल ही जाती है। निम्न कृषि उत्पादकता, यहाँ की भूमि उतनी उर्वरक नहीं है या फिर यहाँ के जो किसान है वे उतने जागरूक नहीं है, शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से सरकार की जो नीति है उनके पास नहीं पहुँच पाती है। गैर जनजातीय के द्वारा जनजातीय भूमि का अवैध हस्तांतरण हो रहा है। विकास का अभाव देखने को मिलता ही है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का सरकार के द्वारा अधिग्रहण, यानी कि हम लोग देखें कि जितने भी उद्योग का स्थापना करना है या फिर जितने भी बहुउद्देश्य परियोजना है, ये मुख्य रूप से जनजातीय भूमि पर ही सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। शिक्षा का अभाव है, ऋणग्रस्तता है, मद्यपान हो गया, सबसे फेमस है ये वाला। त्रुटिपूर्ण कानून, यानी कि यहाँ पे जो भी कानून है उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, या फिर भूमि संरक्षण कानूनों के प्रति जनजातियों में जागरूकता का अभाव भी देखने को मिलता है। तो ये सारे बहुत वजह है जिसकी वजह से यहाँ की जो जनजाति है उनको उनकी भूमि से अलग होना पड़ता है। अब है अवैध तरीके से जनजातीय भूमि के अलगाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपाय या फिर पहल क्या है। तो राज्य में SIT के गठन, जिसका उद्देश्य क्या है, तो जनजातियों को अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को वापस करवाना है। यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से जनजाति लोगों की भूमि को हस्तांतरित किया गया है उसको फिर से जनजाति को वापस दिलाना है। अवैध रूप से हस्तांतरित जनजातीय भूमि की पुनर्वापसी के लिए विशेष सहायता, इसके लिए कानूनी सहायता को ध्यान में रखते हुए प्रति मामला 1000 सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकार का सभी उपायुक्तों को वकीलों का एक पैनल बनाने का निर्देश, जो कि जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण या फिर अलगाव के विरोध में SAR कोर्ट और इसके ऊपर के न्यायालय में जनजातियों का पक्ष रखेगा और वकीलों पर आने वाले खर्चों का वहन सरकार करेगी।
यानी कि इसमें क्या हो गया कि अगर जो जनजातीय लोगों का ज़मीन है उसको गैर कानूनी तरीके से अगर गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रति मामला में 1,000 रुपया सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। और प्लस क्या होगा कि उपायुक्त जो होंगे सभी को वकीलों का एक पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है, जो कि जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण के विरोध में SAR कोड। SAR कोड क्या था कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था इसके, या फिर जो जनजातीय लोगों की जो ज़मीन था उसको गैर जनजातीय लोगों के द्वारा खरीदने पर मुख्य रूप से SAR कोर्ट में सेटल किया जाता था, यानी कि सेटलमेंट का काम किया जाता था। लेकिन बाद में इसको रघुवर दास के सरकार के समय ऐसे सभी कोर्ट को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। तो सभी उपायुक्त को ऐसा निर्देश दिया गया था कि सभी वकीलों का एक पैनल बनाएंगे, प्लस जो भी हस्तांतरण संबंधी प्रावधान उसको SAR कोर्ट में या फिर उसके ऊपरी न्यायालय में जनजातियों का पक्ष रखेंगे। और प्लस वकीलों पर आने वाला जो भी खर्चा है उसका वहन भी मुख्य रूप से सरकार करेगी, ताकि जो यहाँ के गरीब जनजाति लोग हैं या फिर जो गरीब किसान हैं उनको उनका ज़मीन मिल सके। अब है आगे, जनजातियों में भूमि अलगाव की समस्या के निदान के लिए सरकार को जनजातीय विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासी विकास परिषद का गठन, जिसके माध्यम से आदिवासियों के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं बनाई जा रही है। यानी कुल मिला के जनजातियों को उनके ज़मीन से अलगाव होने की समस्या से रोकने के लिए मुख्य रूप से जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, इनके एजुकेशन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो आदिवासी बहुल जिले हैं वहाँ पर आदिवासी विकास परिषद का गठन करना चाहिए और इसी के माध्यम से आदिवासियों के विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं बनानी चाहिए। मद्यपान की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे मद्यपान की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हर पूजा त्यौहार में यहाँ के लोग मुख्य रूप से मद्यपान करते ही हैं। परिणाम क्या होता है कि यहाँ के जो वास्तविक निवासी हैं इनको जो गैर यहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा बहला फुसला के उनकी ज़मीन को अपने नाम पर हस्तांतरित कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मद्यपान की प्रवृत्ति है उसको हतोत्साहित करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं अगर झारखंड में मद्यपान पर भी भारी टैक्स लगा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी स्थिति में कमी देखने को मिलेगा। तो ये सारे हम लोग के जो भी जनजातीय भूमि से संबंधित चीज़ें थे वे भी ख़त्म हो जाती है। अब आगे हम लोग का लोगों के विकास हेतु विस्थापन, यानी कि हम लोग ऊपर में क्या देखें कि मुख्य रूप से सरकार के द्वारा जो भी योजना लाया जा रहा है या जो भी उद्योग का यहाँ पे स्थापना किया जा रहा है वो मुख्य रूप से जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में ही किया जा रहा है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि लोगों के विकास के लिए यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, तो क्या ये सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। तो झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है और देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% जो है वो झारखंड में ही विद्यमान है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण राज्य में अनेक संसाधनों की अनेक प्रकार के परियोजनाओं एवं उद्योगों की स्थापना हुई है और राज्य एवं देश का आर्थिक विकास में इसका सकारात्मक योगदान रहा है। यानी कि चूँकि झारखंड में 40% संसाधन झारखंड में ही विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बहुत सारे उद्योग का स्थापना हुआ है, प्लस प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता भी यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी वजह से भी अन्य प्रकार के बहुत सारे उद्योग की स्थापना हुई है, जो कि राज्य का और साथ ही साथ देश के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान भी दे रहा है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव स्थानीय लोगों का विस्थापन है। तो जो भी परियोजना यहाँ पे लाया गया है, यानी कि जो भी खनिज है उनको निकालने के लिए बहुत सारे उद्योग का स्थापना किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके ज़मीनों को यहाँ से इन लोगों से लिया गया है। यानी कि यहाँ के वास्तविक स्थानीय लोग जो हैं उनको विस्थापन का सामना करना पड़ा। अब है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण या फिर अन्य विकासात्मक क्रियाकलाप और अन्य कारकों की वजह से झारखंड के स्थानीय लोगों का वृहद स्तर पर अपनी प्राकृतिक निवास स्थल से विस्थापन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अगर कोई परियोजना सरकार के द्वारा लाया गया है तो ऐसी स्थिति में उनको उनकी जगह से हटाया जाएगा। इनका पुनर्वास एक गंभीर समस्या है, यानी कि इनको इनके जगह से तो हटाया गया, यानी कि विस्थापित तो इनको किया गया, लेकिन विस्थापन के बदले जो पुनर्वास का जो लाभ होना चाहिए था वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। यानी कि अगर 100 लोग अगर विस्थापित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 30 से 35 लोगों को ही विस्थापन का लाभ यानी कि पुनर्वास का लाभ मिल पा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड में HEC, PTPS, BSL, DVC जैसे अनेक परियोजनाओं की स्थापना हुई है, जिसका दुष्परिणाम विस्थापन है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को झारखंड की इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स वाले में डोली में आप लोग को पढ़ाएगी, तो वहाँ पे ये सब का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो कवर किया जाएगा। तो HEC हो गया या फिर DVC हो गया, BSL हो गया, तो इन सभी परियोजनाओं को मुख्य रूप से झारखंड में लाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों को विस्थापित भी किया गया, यानी कि इनके दुष्परिणाम के रूप में विस्थापन निकल कर आया और विस्थापित लोगों को उचित पुनर्वास नहीं हुआ।
इन्हें मुआवजे भी नहीं के बराबर मिला और इन्हें दी गई वैकल्पिक भूमि बंजर है जिस पर कोई सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी कि इनको एक तो इनके ज़मीन से हटाया गया। हो सकता है कि बहुत किसी के जो ज़मीन थे वो आजीविका के लिए मुख्य रूप से उसी ज़मीन पर निर्भर थे, वो उपजाऊ ज़मीन था। इसके परिणाम स्वरूप उनको जो पुनर्वास का जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी नगण्य के बराबर मिला। उनको जो ज़मीन मिला वो भी बंजर ज़मीन मिला, यानी कि अब वो खेती भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने के यहाँ के लोग पूरी तरीके से चौपट हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। झारखंड में विकास के नाम पर 24,15,698 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है और 17,10,778 लोग विस्थापित हुए हैं। यानी कि इतना बड़ा ज़मीन का अधिग्रहण किया गया झारखंड विकास के नाम पर और 17 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं इस विकास के नाम पर। प्रत्येक परियोजना में विस्थापित होने वाले लोगों में से लगभग 80 से 90% जनजाति और स्थानीय लोग हैं और इन विस्थापितों में से सिर्फ 25% लोग को ही आंशिक निवास हुआ है, जिनकी स्थिति दयनीय है। यानी कि बहुत बड़ी ज़मीन को झारखंड सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया विकास के नाम पर। बहुत बड़ी मात्रा में लोग विस्थापित हुए हैं और ये जो विस्थापित हुए इनमें से भी 80 से 90% लोग ऐसे थे जो या तो जनजाति थे या तो यहाँ के मूल निवासी थे और इस 80-90% में भी सिर्फ 25% लोगों को आंशिक रूप से इनका पुनर्वास का लाभ मिला है और उनकी स्थिति अगर वर्तमान में देखा जाए तो वह भी दयनीय है। यानी कि जो मूल निवासी है उनको ही विस्थापित किया गया और उनकी स्थिति ही क्या हो गई, दयनीय हो गई है। अब आगे हम लोग का विस्थापन से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या क्या है। तो परियोजना के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया, यानी कि कायदे से जितना बड़ा ज़मीन की आवश्यकता थी किसी भी परियोजना को संचालित करने के लिए उससे बहुत अधिक मात्रा में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। जैसे कि एचईसी के लिए कुल अधिकृत भूमि में से 53% भूमि का ही वास्तविक प्रयोग हुआ है और बाकी भूमि खाली पड़ा है। तो एचईसी के द्वारा जितना भी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, अगर 100% ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है तो इसमें से 53% ज़मीन जो अभी भी खाली है, मात्र 47% ज़मीन का ही उपयोग किया गया। तो कायदे से गवर्नमेंट को 47% ज़मीन का ही अधिग्रहण करना चाहिए था, लेकिन वे 47% से कई ज़्यादा अधिग्रहण किए हैं। बीएसएल के लिए कुल अधिकृत भूमि में से 57% भूमि का ही प्रयोग हुआ है। तो बाकी भूमि को पुनः फिर से यहाँ के जो वास्तविक निवासी हैं, अब तो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको वितरित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर है राज्य सरकार किसी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का आकलन किए बगैर ही निजी कंपनी के साथ एमओयू कर रही है। यानी कि सरकार को कायदे से चेक करना चाहिए कि इस परियोजना के लिए कितना ज़मीन की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि वे गैर निजी कंपनी के साथ एमओयू कर ले रहे हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। फिर एक कृषि भूमि का विकासात्मक परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया है जिसका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अच्छी फसल देने वाली कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि कायदे से झारखंड की जो मिट्टी है वो उतना उर्वरक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान खेती कर रहे हैं। तो बहुत सारी भूमि ऐसी है जहाँ पर उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारी परियोजना की वजह से उन सभी ज़मीनों का भी अधिग्रहण किया गया है। तो कायदे से सरकार को ऐसी ज़मीनों का अधिग्रहण करना चाहिए जहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता, या तो वे भूमि बंजर भूमि या तो प्रतिभूमि है। फिर राज्य में वृहत विकासात्मक परियोजनाओं की वजह से कमजोर वर्गों का भारी संख्याओं में भूमि अलगाव हो रहा है, जिनके समक्ष खाद्य सुरक्षा एक गंभीर समस्या है। तो ये सभी जो है ये मुख्य रूप से विस्थापन से संबंधित मुख्य मुद्दे के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हम लोग का टिस्को, जिसका स्थापना 1907 में किया गया था। तो टिस्को परियोजना में 3,654 एकड़ जनजातीय भूमि का अधिग्रहण हुआ है। एचईसी के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण हुआ है, जिसमें काफ़ी अधिक संख्या में व्यक्तियों तथा गांवों का विस्थापन हुआ है। तो देखें हम लोग कि एचईसी में जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 53% भूमि जो है उसका प्रयोग हुआ है और बाकी भूमि जो वो खाली पड़ा हुआ है। 1970 में एचईसी के 4,284 श्रमिकों में से केवल 335 ही आदिवासी थे। यानी कि एचईसी का स्थापना करने के लिए मुख्य रूप से जो व्यक्ति हटाए गए, जो विस्थापित हुए, उनमें आदिवासी लोग थे या तो यहाँ के स्थानीय निवासी थे। लेकिन एचईसी की वजह से रोजगार किनको मिला, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रहने वाले 335 आदिवासी को ही रोजगार मिला, टोटल 4,284 श्रमिक में से। यानी कि स्थिति देखा जाए तो काफ़ी दयनीय है। फिर बोकारो स्टील प्लांट के लिए 34,270 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई, जिसमें 46 गाँव और 12,487 जनजातीय लोगों का विस्थापन हुआ है। यानी कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए या फिर किसी परियोजना का सही तरीके से संचालित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में लोगों को विस्थापित तो किया जा रहा है, लेकिन उनको पुनर्वास का लाभ नहीं मिल रहा है, या तो जो भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।
अब विकास प्रेरित विस्थापन का महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित है, यानी कि विकास के नाम पर लोगों को विस्थापन किया जा रहा है, तो इसका क्या क्या प्रभाव उसको देखते हैं। पहला आ गया भूमि अलगाव, गरीबी, बेरोजगारी और आजीविका का क्षरण। तो चूँकि यहाँ के जो लोग थे वे अपने भूमि पर रहते थे, लेकिन विकास के नाम पर उनके ज़मीन को ले लिया गया, यानी कि भूमि छिन गया। गरीबी आने लगा, परिणाम स्वरूप लोगों को उस उद्योग का स्थापना की वजह से रोजगार भी नहीं मिला, और आजीविका का भी जो साधन था उनके पास, यानी कि ज़मीन पर जो खेती करते थे वो भी अब खत्म हो गया। भूमि का उचित मुआवजा भी नहीं मिला, और वैकल्पिक भूमि जो उपलब्ध कराए जाने पर अस्तित्व का संकट, यानी कि जो वैकल्पिक भूमि दिया गया अब वो भी उनके पास उनके होने के लिए संकट दिख रहा है, या फिर उनका जो भूमि दिया गया वो भी कृषि योग्य भूमि नहीं है। उचित पुनर्वास व्यवस्था का अभाव है, तो हम लोग देखें कि मात्र 25% आबादी जो है उसी को पुनर्वास का लाभ मिल रहा है, और उनकी स्थिति भी वर्तमान में दयनीय हो गई है। कृषि भूमि का अधिग्रहण जो राज्य के स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। परियोजना में स्थानीय लोगों को उचित भागीदारी न मिलना, जिससे इनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है, यानी कि जो भी परियोजना हुआ है उसमें स्थानीय लोगों को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया, जिससे कि यहाँ पे हम लोग देखिए अभी कि यहाँ पे 4,284 श्रमिक में से एचईसी में सिर्फ और सिर्फ 335 ही आदिवासी थे, यानी कि कायदे से जिन लोगों को हटाया गया उनको उस तरीके से रोजगार नहीं मिल पाया। अपने मूल निवास स्थल से अन्य क्षेत्र की ओर पलायन और निम्न जीवन स्तर अपनाने के लिए बाध्य हो गए। फिर यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में विस्थापित परियोजना से जहाँ एक और राज्य और देश का सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की जमीन इन परियोजनाओं पर स्थापित जिन लोगों की ज़मीन पर इन परियोजनाओं की स्थापना हुई है उनके जीवन के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है। यानी कि एक तरफ तो झारखंड में ये सभी परियोजना संचालित किए गए, इसके परिणाम स्वरूप देश का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास हुआ है, राज्य का भी सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के ज़मीन पर इन परियोजनाओं का संचालन किया गया है उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई। अब आगे देखते हैं हम लोग नीतिगत पहल। तो इसमें क्या है, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति 2008। तो इसके क्या क्या प्रावधान है। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य कम से कम विस्थापन करना, बंजर एवं असिंचित भूमि पर परियोजना की स्थापना, बहुफसल के लिए एवं सिंचित भूमि के अधिग्रहण से बचने का प्रयास आदि है। यानी कि झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2008 में लाया गया। सबसे पहला चीज़ की नीति से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो वहाँ पे तो प्रीलिम्स में आपको पढ़ाया जाएगा, तो 2008 याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कम से कम विस्थापन हो ऐसा आपको प्रावधान करना है, प्लस ऐसी भूमि जो बंजर है या फिर असिंचित है, जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, तो उन जगह पर मुख्य रूप से परियोजना का स्थापना किया जाना चाहिए। ऐसी ज़मीन जो कि सिंचित है या फिर जहाँ पर बहुफसलीकरण होती है, तो फिर उन सभी ज़मीनों का अधिग्रहण करने से बचना चाहिए। आगे क्या है, तो नीति में न्यूनतम विस्थापन, पुनर्वास पैकेज एवं पुनर्वास प्रक्रिया का एससी और एसटी के हितों का संरक्षण, प्रभावित परिवारों को सतत आय एवं बेहतर जीवन स्तर आदि पर फोकस है। यानी कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2008 में दूसरा उद्देश्य क्या हो गया कि न्यूनतम विस्थापन तो होना ही चाहिए, प्लस पुनर्वास पैकेज मिलना चाहिए उनको। पुनर्वास की प्रक्रिया में जो एसटी समुदाय के लोग होंगे, जो एससी समुदाय के लोग होंगे, उनका जो हित होगा, यानी कि हितों का संरक्षण करना है। इसके अलावा जो प्रभावित परिवार होंगे उनको सतत आय यानी कि निरंतर एक आय का पैकेज होना चाहिए, या फिर उनको बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने पर फोकस किया गया है। अब किसी परियोजना में सामूहिक अथवा 100 से अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन की स्थिति में प्रशासक के द्वारा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि कोई भी परियोजना अगर लाया जा रहा है झारखंड में, तो उस परियोजना की वजह से 100 या फिर 100 से अधिक परिवार जो कि कायदे से अपना ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते थे, यानी कि उनका अनैच्छिक तरीके से विस्थापित किया गया उनको, यानी कि अनैच्छिक विस्थापन होने की स्थिति में प्रशासक के द्वारा सामाजिक प्रभाव, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके, यानी कि वे जहाँ पर रहते थे वहाँ पर उनका माहौल क्या था, या फिर किसी परियोजना की वजह से वहाँ के या गतिविधि हो गया या फिर कोई कार्यक्रम हो गया, तो उसके परिणाम स्वरूप समाज पर क्या प्रभाव डालता है, तो वही सारा चीज़ का मूल्यांकन करना था। तो इसमें क्या हो गया कि किसी भी परियोजना की वजह से 100 या फिर उससे अधिक लोगों का अनैच्छिक रूप से विस्थापन होता है, तो ऐसे स्थिति में सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि कोई गतिविधि हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसका मूल्यांकन करना था। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन में जन सुनवाई का जो कार्य था वो 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाना था।
फिर है कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन से 100 से अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन की स्थिति में राज्य सरकार उपायुक्त या इसके ऊपर के अधिकारी की स्थापना एवं पुनर्वास प्रशासक के पद पर नियुक्त करेगी। वह पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आयुक्त के अधीन कार्य करेगा, जो आयुक्त या समकक्ष स्तर का अधिकारी होगा। यानी कि अगर 100 से अधिक परिवारों का अनैच्छिक रूप से विस्थापन हुआ है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो होगी वह उपायुक्त या फिर उससे ऊपर के किसी अधिकारी को पुनर्वास प्रशासक के पद पर नियुक्त करेंगे, जो आयुक्त के समकक्ष के स्तर का अधिकारी होगा। पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास प्रशासक का मुख्य कार्य प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करना और इन्हें मिलने वाले लाभों को स्वीकृति प्रदान करना है। यानी कि जो पुनर्स्थापना और पुनर्वास प्रशासक होंगे उनका मुख्य कार्य क्या होगा, तो जो परियोजना की वजह से जो भी परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करना, प्लस उनको जो लाभ मिलना चाहिए था उन सभी लाभों को उन तक पहुंचाना। अब है राज्य सरकार सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन की स्वीकृति के पश्चात 15 दिनों के अंदर क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी। यानी कि क्या हो गया कि सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन में जो जन सुनवाई का जो कार्य होगा वो 30 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। उसके बाद सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन पर अगर राज्य सरकार की स्वीकृति मिल जाती है तो स्वीकृति के 15 दिन के अंदर उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी। प्रभावित परिवार एवं युवतियों की पहचान के लिए सर्वे एवं जनगणना संपन्न कराया जाएगा। सर्वेक्षण के पश्चात राज्य सरकार सरकारी गजट में आंकड़ों का प्रकाशन करेगी। तत्पश्चात 15 दिनों के अंदर चिन्हित क्षेत्र पुनर्स्थापना क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट टाउनशिप में होगा या इससे सटा हुआ होगा। अब है पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के प्रारूप पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में जन सुनवाई में विचार विमर्श होगा। अधिसूचित क्षेत्र में अधिक जनजातीय परिवारों के विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श किया जाएगा। अधिकृत भूमि का अन्य परियोजना को अंतरण नहीं किया जाएगा और अर्जनकारी निकाय को अधिकृत भूमि को बेचने का अधिकार नहीं है। फिर अब परियोजना के लिए 5 वर्षों के अंदर भूमि का आंशिक उपयोग और 15 वर्षों के अंदर पूर्ण उपयोग न किए जाने पर राज्य सरकार भूमि को अपने कब्जे में ले सकती है। यानी कि किसी भी परियोजना के लिए अगर भूमि को हस्तांतरित किया गया है और उस भूमि पर अगर 5 साल के अंतर भूमि पर कार्य शुरू नहीं होता है और अगर 15 साल तक उस भूमि का पूरा तरीके से उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा उस भूमि को पुनः वापस लिया जाएगा। अब जो प्रभावित परिवार होंगे उनके घर के अधिग्रहण की स्थिति में प्रत्येक एकल परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल भूमि का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। यानी कि अगर आपका ज़मीन जाता है किसी भी परियोजना के लिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो अगर आपका ज़मीन जाता है किसी भी परियोजना के लिए तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको ज़मीन मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको 10 डिसमिल ज़मीन मिलेगा और अगर शहरी क्षेत्र में आपको भूमि मिलता है तो 5 डिसमिल ज़मीन आपको दिया जाएगा। जो अर्जनकारी निकाय होंगे उनके द्वारा एक पक्का घर का निर्माण होगा कराया जाएगा, जिसमें 2 बेडरूम होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक किचन होगा और एक बाथरूम होगा। फिर वैसे प्रभावित परिवार जो पुनर्स्थापना क्षेत्र में घर के लिए इच्छुक नहीं है उसे एक बार में 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यानी कि आपका ज़मीन जा रहा है तो उसके बदले आपको घर नहीं लेना है तो ऐसी स्थिति में आपको एक मुश्त में 3 लाख रुपया वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को परियोजना में रोजगार भी सुनिश्चित होगी। यानी कि आपके परिवार के किसी एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया जाएगा उस परियोजना में। पुनर्स्थापन क्षेत्र में राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं को विकास करेगी। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिए एसडीओ स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन के लिए राज्य सरकार 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन करेगी, जिसके समक्ष प्रभावित व्यक्ति आवेदन देगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्य कार्य एसडीओ की अध्यक्षता में गठित पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास समिति के द्वारा पुनर्वास योजना की समीक्षा करना होगा तथा साल में कम से कम 2 बैठकें होगी। यानी कि इसमें क्या हो गया कि जो प्रभावित परिवार होंगे अगर उनका ज़मीन जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि और इसके अलावा क्या है कि उनको भवन निर्माण भी कराया जाएगा, जिसमें 2 बेडरूम होंगे, एक ड्राइंग रूम होगा, एक किचन होगा और एक बाथरूम होगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि घर नहीं चाहते हैं तो फिर उनको एक मुश्त में 3 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रभावित परिवार होंगे उनके किसी एक सदस्य को उस परियोजना में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि उनको वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। फिर जो पुनर्स्थापना क्षेत्र होगा उन क्षेत्र में आधारभूत सुविधा जैसे कि बिजली, सड़क, पानी, ये सब की सुविधा मुख्य रूप से सरकार करेगी।
इनकी जो समस्या होगी उन समस्या को समय पर ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार 3 सदस्य का ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना और पुनर्वास परिषद का भी गठन किया जाएगा। और पुनर्स्थापना और पुनर्वास समिति के द्वारा जो पुनर्वास योजना है उनकी समीक्षा के लिए समीक्षा करना होगा और इसके लिए कम से कम साल में 2 बैठकें होगी। अब झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2008 राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और इस नीति से बहुत हद तक भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान होगा और इस आकर्षक पुनर्वास पैकेज से प्रभावित होकर जनजातीय एवं किसान विकास के लिए भूमि उपलब्ध करेंगे। यानी कि ऊपर हम लोग देखे थे क्या कि विकास परियोजना के नाम पर जनजातीय लोगों को भूमि लिया जा रहा है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप उनको पुनर्वास पैकेज नहीं मिल रहा है, गरीबी बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस नीति के अगर सही तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उनको पहले समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उन सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता, बशर्ते जो झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति 2008 है इसको सही तरीके से क्रियान्वित किया गया हो। तो अब झारखंड में वन से जुड़े मुद्दे हैं, तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो राज्य में वनों पर विभिन्न प्रकार के दबाव हैं, जैसे कि घरेलू और वाणिज्यिक के उद्देश्य के लिए पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध एवं अनियंत्रित पशुचरण, अवैध खनन एवं खेती। तो मुख्य रूप से घरेलू कार्य के लिए तो वन से उपयोग किया ही जाता है। इसके अलावा अवैध रूप से बहुत सारे लोग वनों की कटाई करते हैं, पशुचरण करते हैं, अवैध रूप से खनन होती है और खेती होती है, जिसकी वजह से दिन ब दिन वनों की संख्या में कमी देखने को मिल रहा है। जंगल पर अत्यधिक दबाव का मूलभूत कारण मनुष्य और जानवर की जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर है, साथ ही अविकसित संसाधन, निर्धनता का दुष्चक्र, निरक्षरता, बेरोजगारी, वैकल्पिक आजीविका के अवसर का अभाव आदि को जन्म देता है। तो जंगल पर दबाव होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जानवर की संख्या में वृद्धि हो रहा है, इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, शिक्षा नहीं है, बेरोजगार हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका वैकल्पिक आजीविका के जो अवसर होते हैं या फिर आजीविका के लिए जो अन्य साधन होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। परिणाम क्या होता है, कहीं ना कहीं जंगल पर ही निर्भर होते हैं और इन सभी दबावों ने जंगल के हरण में अहम भूमिका निभाई है। अब झारखंड में जंगल से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं, तो जंगल की अवैध कटाई हो रही है, जंगल पर मानवीय जनसंख्या और पशु संख्या का बढ़ता हुआ दबाव है, वन अधिकारी और वन माफियों के द्वारा जनजाति और जंगल में रहने वाले अन्य समुदायों का शोषण और उनके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है। वन अधिकारी और वन माफिया की साठगांठ से जंगल की अंधाधुंध कटाई और जनजातियों पर इसका आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि कुल मिला के जो वन अधिकारी हो रहे हैं और जो वन माफिया है इनके बीच में साठगांठ बिठ रहा है और वे कमा रहे हैं, लेकिन इसका आरोप यहाँ के रहने वाले जनजाति पर पड़ जा रहा है। जंगल की सीमा से सटे हुए निवास स्थल और भूमि को लेकर वन अधिकारी और स्थानीय समुदाय के बीच संघर्ष, वन भूमि पर परंपरागत खेती करने वाले जनजातीय तथा और अन्य समुदाय के रिकॉर्ड का अभाव, जिससे उनके द्वारा दावा का त्वरित निष्पादन नहीं हो पा रहा। फिर जंगल भूमि या वन भूमि के स्वामित्व तत्व से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अधिकांश वन निवासी और वन अधिकार कानून के प्रति जागरूक नहीं है। सरकार की नीति और कानून में जंगल के परंपरागत संरक्षक जंगल के विध्वंसक और घुसपैठिया घोषित, यानी कि जो जंगल के जो परंपरागत संरक्षक हैं उन्हीं को घुसपैठिया घोषित कर दिया गया। फिर है जंगल की अंधाधुंध कटाई, उद्योग एवं परियोजना की स्थापना, खनन कार्य, वन रोपण का अभाव जैसे कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जंगल में निवास करने वाले लोगों के जीवन के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे पारिस्थितिकी संतुलन, मृदा क्षरण, मृदा की उर्वरता में कमी, जलस्तर में गिरावट, स्थानीय जड़ी बूटी और औषधीय महत्व के वृक्षों का विनाश, जिससे रोगों के उपचार की समस्या उत्पन्न होने लगी है, और सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे वनों की कमी की वजह से उत्पन्न होने लगी है। तो वन से जुड़े मुख्य मुद्दे में मुख्य रूप से हम लोग को इन सारी चीज़ों को पढ़ना था। अब आगे आता हम लोग का पर्यावरण ह्रास और इससे निपटने के लिए राज्य की नीति क्या है। तो जल, वायु, मिट्टी, पारिस्थितिकी की बर्बादी, वन्य जीव का ह्रास और प्रदूषण के अवक्षय के माध्यम से पर्यावरण में होने वाली हानि को पर्यावरणीय ह्रास की संज्ञा दी जाती है। यानी कि क्या हो गया कि जल हो गया, मिट्टी हो गया, या फिर वन्य जीव का ह्रास हो रहा है, या फिर पर्यावरण के अवक्षय के माध्यम से पर्यावरण में जो भी होने वाली घटनाएं हैं, जो हानि है, उन्हीं को हम लोग पर्यावरणीय ह्रास के रूप में जानते हैं। पर्यावरण में किसी भी प्रकार का अवांछनीय या फिर प्रतिकूल परिवर्तन को पर्यावरणीय ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब प्राकृतिक निवास स्थल की बर्बादी हो या प्राकृतिक संसाधन की अवक्षय हो तो पर्यावरण में ह्रास उत्पन्न होता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए पर्यावरणीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन आवश्यक है। तो अगर पर्यावरण ह्रास हो रहा है
तो ऐसी स्थिति में इस चीज़ को रोकने के लिए मुख्य रूप से हम लोग को पर्यावरणीय संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप ही हम लोग जो पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। अब है कि झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76% क्षेत्रफल पर वन है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 29.76% पर वन है। और झारखंड के जंगल में अनेक प्रकार के वन्य जीव और जैव विविधता पाई जाती है। हमारे दैनिक जीवन में जंगल की अहम भूमिका है। वन से हमें भोजन, वस्त्र, ईंधन, आवास, औषधि जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और इसके अलावा वन नैसर्गिक आनंद भी प्रदान करते हैं, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वे कहीं ना कहीं मुख्य रूप से वन पर ही निर्भर रहते हैं। झारखंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक विकासात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना हुई। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में पर्यावरण का ह्रास भी हुआ है और पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। यानी कि बहुत सारे परियोजना जिसके ऊपर में पढ़ रहे हैं हम लोग की परियोजना भारत में झारखंड में लाया गया, बहुत सारे उद्योग का स्थापना हुआ। परिणाम क्या हो गया, यहाँ के वनों की कटाई की गई, उसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। झारखंड में पर्यावरणीय ह्रास के मुख्य कारण क्या है, तो वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण काफ़ी तेज़ी से हुआ, माइनिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, प्रदूषण फैलते जा रहा है, जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, कचरा का सही तरीके से निष्पादन नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि अन्य राज्य के कचरा को ला के झारखंड में फेंका जा रहा है। प्राकृतिक कारण जैसे कि तूफान, जंगल में आग, ये सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पर्यावरणीय ह्रास मुख्य रूप से झारखंड में देखने को मिल रहा है। अब झारखंड में पर्यावरण के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं, तो क्या है, तो जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चित प्रकृति हो गया, मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जैव विविधता का ह्रास होते जा रहा है, या फिर पर्यटन स्थलों की हानि भी हो रही। अब राज्य में विकास की तीव्र प्रक्रिया का एक प्रमुख दुष्प्रभाव पर्यावरणीय ह्रास और जलवायु परिवर्तन है। यानी कि राज्य में नए राज्य के गठन होने के बाद, झारखंड का गठन होने के बाद यहाँ पर औद्योगिकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, शहरीकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, तो पर्यावरण समस्या झारखंड में देखने को मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण ह्रास राज्य के लोगों के लिए गंभीर खतरा है। IPCC के आकलन के अनुसार वैश्विक औसत तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि से राज्य के लोगों के जीवन और आर्थिक क्रियाकलाप पर खतरा की तीव्रता में वृद्धि हुई है। यानी कि दिन ब दिन यहाँ का तापमान बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन में, उनके आर्थिक क्रियाकलाप में भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। विगत कुछ वर्षों में राज्य में मौसम चक्र और अनियमित वर्षा, बुरा कृषि उत्पादन और सूखे एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का बार बार होना जैसी अनियमितताएँ देखी जा रही है। तो यहाँ पे पानी कम गिर रहा है, भूकंप देखने को मिल रहा है, सूखा की स्थिति आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ पर्यावरण ह्रास की वजह से ही, प्राकृतिक असंतुलन की वजह से देखने को मिल रहा है। यह व्यापक बदलाव इस बात का संकेत देता है कि राज्य में पर्यावरण के प्रबंधन में कोई बड़ी गलती हुई है। तो ये सब चीज़ हो रहा है, इसका एक ही रिजल्ट है कि अगर हम लोग सही तरीके से अभी सचेत नहीं हो जाते हैं पर्यावरण को लेकर, तो आने वाला टाइम पे और भी इसके भयानक रूप देखने को मिलेंगे। भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इस गंभीर खतरा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का प्रारूप निर्माण किया है और इसमें पर्यावरण के स्थायित्व को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास और आजीविका के अवसरों का सृजन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में इको सेंसिटिव जोन की पहचान की गई है। राज्य के सुरक्षित क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र में अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का विनियमन एवं प्रबंधन किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में विकासात्मक क्रियाकलाप से पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। इसके अलावा सामान्य लोगों के बीच वन्य जीव शिक्षा और जागरूकता का प्रसार किया जाएगा ताकि वे वन्य जीवन और जैव विविधता संरक्षण के महत्व को समझ सकें। राज्य के अधिकांश सुरक्षित क्षेत्र के अंदर जैसे बाहर अनेक गांवों में गांव के लोगों और पशुओं की अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगल तक पहुंच होती है, जिससे वन्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः सुरक्षित क्षेत्र में और इसके इर्द गिर्द स्थित स्थिति के विकास क्रियाकलाप का लक्ष्य लोगों के आजीविका सहायता उपलब्ध कराकर वन्य जीव एवं जैव विविधता का संरक्षण करना है। फिर है वन्य जीवन शिक्षा और जागरूकता प्रभावित एवं वन्य जीव प्रबंधन की एक प्रमुख रणनीति है। इससे सामान्य लोग विशेषकर युवा और बच्चों के बीच वन्य जीवन और जैव विविधता के महत्व के बारे में शिक्षा दी जाएगी और उनके बीच संरक्षण संदेश का प्रसार किया जाएगा। स्कूल और शिक्षण संस्थानों में वन्य जीव और जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता का सृजन किया जाएगा। फिर झारखंड में दालमा फॉरेस्ट जोन की स्थिति की दृष्टि से नाजुक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है और यहाँ अनेक दुर्लभ प्रजाति के जानवर और पारिस्थितिकीय परिसंपत्तियाँ पाए जाते हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे वन क्षेत्र के
5 किलोमीटर की परिधि को एक सेंसिटिव एरिया के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी कि जैसे कि दालमा, उसकी जो स्थिति है उसको नाजुक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है और वहाँ पर बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के जानवर भी जो कि राष्ट्र महत्व के हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि तक एक सेंसिटिव एरिया के रूप में उनको चिन्हित किया जाएगा और यहाँ पर अनेक मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होंगे। यह चिन्हित क्षेत्र 522.98 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसमें 136 गांव शामिल है और इन गांव की आबादी 2,34,000 है। यद्यपि गांव के लोग को विस्थापित नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके क्रियाकलाप का विनियमन होगा, यानी कि उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन उनके क्रियाकलाप को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे क्षेत्र के अंदर खनन, प्रदूषण कार्य, औद्योगिक स्थापना, होटल का निर्माण, पॉलीथीन का उद्योग जैसे क्रियाकलाप प्रतिबंधित होंगे। और राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से जैव विविधता घनी हो जाएगी और पक्षी एवं जानवरों के बीच प्राकृतिक प्रजनन संपन्न होगा। और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो सिलेबस में जितना भी चीज़ मेंशन है उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है तो यहीं से कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाया जाएगा और आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, क्योंकि सारा सिलेबस को यहाँ पे कवर किया गया, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी यहीं से आना ही है। इसके बाद एक और चैप्टर होगा और हम लोग का झारखंड का अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का सेक्शन डी भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।